शेरिफ ने एक सेकंड में खुद को लॉक कर लिया और चाबी निकाल ली। जब उसके सहकर्मी ने उसे खिड़की से बैग बांटते हुए पाया तो उसने शेरिफ से कहा कि वह कुछ न करे। अंत में शेरिफ ने फिर भी वे शब्द कहे जो उसे नहीं कहने चाहिए थे। शब्द कहो। फिर जो कोई भी ये वाक्य कहता वो जीवित नहीं बच पाता। पता चला कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 1500 मीटर नीचे रहते थे। यहाँ एक खास नियम था, जो कोई भी ये दो शब्द कहता उसे जमीन की सफाई का काम सौंप दिया जाता। अतीत में जो लोग सतह पर गए थे वे बाहरी दुनिया के विषयों से मर गए थे, लेकिन शेरिफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्नति के शब्द कहे, क्योंकि उसकी पत्नी 3 साल पहले अजीब तरह से मर गई थी। वह दुनिया जिसमें सम्राट चिल्लाया, उस दिन रेस्तरां वास्तव में पक्षियों और फूलों से भरा हुआ था। स्क्रीन पर दिख रहे खंडहरों को वास्तव में नेताओं द्वारा जानबूझकर संशोधित किया गया था, ताकि लोगों को अंदर ही रखा जा सके और उन्हें कभी भी बाहर जाने का विचार न आए। लेकिन ये देखकर कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने वे शब्द कहे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए शेरिफ के पति होने के नाते उन्हें उसे व्यक्तिगत रूप से मैदान पर भेजना पड़ा। विश्व बंकर में मौजूद लोगों ने वास्तविक समय प्रसारण के माध्यम से ए के बाहर निकलने को देखा। अली बंकर से बाहर निकलने के बाद उसने डिबाओं के कैमरे को ऊन से पोंछा और वह इतना उत्साहित था कि उसे लगा कि वह आखिरकार बाहरी दुनिया में जीवित रह सकता है। लेकिन वह 2 कदम चलने के बाद जमीन पर गिर गया और आगे नहीं बढ़ सका। लोगों के दिलों में उम्मीद खत्म हो गई थी। योजना एक बार तो ध्वस्त हो गई, लेकिन शेरिफ जानता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उससे कहा था कि अगर वो बाहरी दुनिया में जीवित रह सकता है तो वह कैमरे की तरफ देखेगा। इसलिए उसके जाने का कोई और कारण होना चाहिए, उनकी मृत्यु। सच्चाई का पता चलने के बाद शेरिफ ने भी कहा कि वो बाहर जाना चाहता था। इसलिए शिचांग ने उसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए और बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियां उतरकर जमीन के ऊपर की दुनिया की ओर चल पड़ा। लेकिन जब डिबाओं का दरवाजा खुला तो उसे बाहरी दुनिया से गहरा सदमा लगा। जमीन के ऊपर की दुनिया वैसी ही थी जैसा उसकी पत्नी ने बताया था, फूलों और यहाँ तक कि आसमान में उड़ते पक्षी भी। वह चाहता था कि बंकर में मौजूद लोगों को सच्चाई पता चले, इसलिए वो डिबाओ कैमरे के पास वापस गया और बालों का इस्तेमाल करके उस पर लगे भूरे धब्बे हटा दिए। हालांकि डिबाओं की बड़ी स्क्रीन पर इसके विपरीत दिखाया गया चित्र। लोग हम जो दृश्य देखते हैं वो ये है कि शेरिफ भी फिल्म में प्रवेश कर चुका है। अपनी पत्नी के शरीर की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कुछ कदम चलने के बाद उसे चक्कर आ रहा है। असली विष शायद उसके आइसोलेशन सूट में छिपा हुआ था, इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, यानी उसने अपना हेलमेट उतार दिया। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और वो जल्द ही अपनी पत्नी के पास गिर गया। शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में जम लेने की मेरी आशा एक बार फिर टूट गई और केवल एक महिला को ये एहसास हुआ कि शेरिफ ने मरने से पहले अपना हेलमेट उतारने के पीछे अपने कारण अवश्य ही रखे होंगे। पता चला कि पिछली रात वह शेरिफ को एक परित्यक्त गुफा के प्रवेश द्वार पर ले गया था। अंदर जाने पर उसे दीवार पर अजीबोगरीब पैटर्न और शब्द चित्रित मिले। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे हल्के में लिया था। फिर वह शेरिफ को लेकर आया। शेरिफ आया छेद के माध्यम से एक मंच पर। जब उसने यहाँ रोशनी चालू की तो उसने एक विशाल चलती मशीन देखी। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये मशीन नीचे की ओर की प्रक्रिया के दौरान प्रकट हुई थी, इसलिए पिछले लोगों ने इसे बनाने के लिए कंक्रीट का उपयोग किया होगा। वह और शेरिफ दीवार के पास सीढ़ी से नीचे उतरे, बच्चे से एक मशीन निकाली और फिर मछली पकड़ने की रेखा के साथ आगे बढ़े। अंत में उसने एक लोहे की प्लेट के पीछे एक कपड़े का थैला निकाला और उसके अंदर शेरिफ की हार्ड ड्राइव थी। जब उन्होंने हार्ड ड्राइव को तोड़ा तो उनकी पत्नी को उसमें बाहरी दुनिया की वास्तविक रिकॉर्डिंग मिली, साथ ही उनके हस्तलिखित डेटा भी मिले। शेरिफ ने ये देखा और सब कुछ छीन लेना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर उसने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो शायद उसकी जान नहीं जाती। जब शेरिफ ने ये सुना तो वह झिझका, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा से उसकी शेरिफ रही थी। जूली को कम प्रोफाइल रखने दें, क्योंकि एक बार प्रबंधन को इस बारे में पता चल जाए तो उन सभी को मौत की सजा दी जाएगी। उसके बाद वो हार्ड ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन गया। उसे खबर मिली कि शेरिफ को निर्वासित कर दिया गया है और फिर वो तुरंत फिर से इस मंच पर आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने शेरिफ के नीचे एक रास्ता छिपा रखा है। वह ये पता लगाने के लिए यहाँ आया था कि क्या चल रहा है। ये पता चला कि नीचे का रास्ता पानी से ढक गया था। वो गहरे पानी से हमेशा डरता था, लेकिन हुआ यह कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। बस इतना ही। उसने रस्सी ठीक की और धीरे धीरे सिर के बल नीचे उतरा। हवा में बहुत घबरा जाने के कारण उसका हेडलैम्प नीचे गिर गया।
उसे अंधेरे में धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ा। ठीक उसी समय जब वह पानी की सतह को छूने वाला था, बंदूक पर लगा जनरेटर खराब हो गया। जनरेटर का प्रभारी व्यक्ति तुरंत वापस आया और देखा कि प्रशिक्षु उसे ठीक करने के लिए अंदर जाने वाला था। एलिसली आगे बढ़ा और उसने देखा कि दूसरा पक्ष आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए उसने उसे एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। जनरेटर रिलीज होने के बाद बॉस सीधे जूलिया के पास गया। उसने 2 घंटे तक कर्मचारी को पीटा और डांटा था। उसने अपने छात्र की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसने एक बहुत गंभीर बात कही। देबाओं के जनरेटर में एक गंभीर समस्या थी। इसे हल करने से पहले इसे बंद करना होगा। लेकिन बॉस ने कहा कि बंकर के इतिहास में जनरेटर को कभी बंद नहीं किया गया है, जिससे बंकर में दसियों हजार लोगों की रोशनी चली जाएगी, यहाँ तक कि हर 5 मिनट में लोगों में दहशत फैल जाएगी। पिछली बार वे ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। हालांकि जूलिया ने जोर देकर कहा कि अंधेरे की एक छोटी अवधि जनरेटर के पूर्ण नुकसान से बेहतर थी, जिसके कारण राजा का विनाश हुआ। अंत में शीर्ष स्तर को जनरेटर पर हमला जारी रखने का आदेश दिया गया था। मोटर की मरम्मत की गई थी और जनरेटर में उच्च वोल्टेज था, जिससे पूरी भूमिगत परत में दरार आ गई। महापौर यहाँ आए और उन्हें पता चला कि जनरेटर में खराबी थी। अनुभवी जूली ने निर्णायक रूप से जनरेटर की मरम्मत के लिए उसमें प्रवेश किया। सौभाग्य से जूली के तरल के साथ मरम्मत के बाद जनरेटर ने सफलतापूर्वक अपना सामान्य वायु दबाव बहाल कर लिया और जूली के तरल के सामान्य संचालन को भी महापौर ने देखा और पहचाना, जिन्होंने तुरंत इसे जाने देने का फैसला किया। ये चेंग नया शेरिफ बन गया, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जूलिया बिना सोचे समझे उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगी।